Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 12, reproduction in plants. Okay. So, in this chapter, we are going to learn about modes of reproduction in plants, like asexual reproduction and sexual reproduction, and then fruits and seed formation and seed dispersal. So, let's start. To produce its kind is a characteristic of all living organisms. You have already learned this in class 6. The production of new individuals from their parents is known as reproduction. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे दूसरे को जन्म देना, राइट? तो ये आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अपने जैसे को दूसरे का जन्म देने को रिप्रोडक्शन कैसे कहते हैं हम लोग. बट ये किस तरह से होता है? प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स व्हिच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. तो यहाँ पे अलग अलग मोड है रिप्रोडक्शन का. ओके, प्लांट्स जो है एक ही तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. तो वो सारे तरीके जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. In class 6 you learned about different parts of a flowering plant. तो क्लास 6 में फ्लावरिंग प्लांट का जो डिफरेंट पार्ट है उसके बारे में जानकारी मिला था. Try to list the various parts of a plant and write the functions of each. तो अब कोशिश करिए कि प्लांट्स का जो अलग अलग पार्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करें और उसका जो फंक्शन है हर एक पार्ट का उसको रिकॉल करें. ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. तो ज्यादातर प्लांट्स जो है उसमें ये तीन चीजें कॉमन रहता ही है. क्या है? एक तो रूट्स, दूसरा स्टेम और तीसरा लीव्स. दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो एक प्लांट का ये तीन पार्ट यानी कि रूट्स, स्टेम और लीव्स, इस तीन पार्ट को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट. ओके, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. तो ये जो प्लांट है ये ग्रोथ होते होते एक टाइम बाद इस प्लांट्स में मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में फ्लावर आ जाता है. यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग. अब मैंगो ट्रीज का फ्लावर भी आप देखे होंगे स्प्रिंग सीजन में. इट इज दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर. तो ये जो फ्लावर्स है ये फ्लावर्स ही फ्रूट्स देता है, जो मैंगो फ्रूट्स जूसी फ्रूट होता है जिसको समर में हम लोग बहुत मजे से खाते हैं. तो ये फ्रूट अगर फ्लावर नहीं होता मैंगो प्लांट में तो फ्रूट भी नहीं मिलता हमें. We eat the fruits and usually discard the seeds. तो वो जो मैंगो फ्रूट हम लोग खाते हैं, फ्रूट खाने के बाद उसका जो सीड होता है उसको हम लोग फेंक देते हैं. सॉरी, सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स. तो वो जो सीड हम लोग फेंक देते हैं मैंगो खाने के बाद वो सीड जर्मिनेट होता है, होके एक नया मैंगो प्लांट का जन्म होता है. So what is the function of flowers in plants? तो प्लांट्स में फ्लावर का फंक्शन क्या हुआ? क्या फंक्शन है? सोचो, फ्लावर नहीं होता तो फ्रूट नहीं आता, फ्रूट नहीं होता तो उसके अंदर सीड नहीं होता, और सीड अगर नहीं होता तो नया प्लांट का जन्म नहीं दे पाते, राइट? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्शन फंक्शन को करता है. ओके, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो फ्लावर जो है वो कौन सी पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. देयर आर सेवरल वेज बाय व्हिच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. तो प्लांट्स जो है वो नया प्लांट का जन्म देता है, बहुत सारे तरीके हैं. ओके, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. तो इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, in asexual reproduction, plants can give rise to new plants without seeds, whereas in sexual reproduction, new plants are obtained from seeds. तो ध्यान में रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें प्लांट के सीड की जरूरत नहीं होता है. ओके, विदाउट सीड प्लांट दूसरे प्लांट का जन्म दे सकता है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सीड की जरूरत होता है. ओके, विदाउट सीड नया प्लांट का जन्म देना पॉसिबल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में.
क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी प्लांट में होगा जिसमें सीड होता है, और जिस प्लांट में सीड नहीं होता उस प्लांट का ग्रोथ जो है, नया प्लांट, उसका ऑफस्प्रिंग जो जन्म जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ओके, तो आप देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें बेसिकली प्लांट का सीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूसरे प्लांट का जन्म दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है देखो, नंबर 1 पे है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and buds. तो ये asexual reproduction का एक पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट का, जैसे कि उसका रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड्स, ये सारे पार्ट से नया प्लांट का जन्म होता है। Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. Underline कर लीजिए इसको। Reproduction is through the vegetative parts of the plant. तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये एक टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसको करने के लिए आपको एक एक्टिविटी दिया गया है, आप भी करा सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक प्लांट का ग्रोथ। तो क्या करना है आपको, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ नोड। तो आपको एक चंपा प्लांट या एक रोज प्लांट का एक स्टेम को कट कर लेने हैं, उसमें नोड्स भी रहे, ये देख के। ओके, दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड ए कटिंग। तो ये जो आप ब्रांच काट कर लिए इसको कटिंग के नाम से जाना जाता है। बुरी द कटिंग इन द सॉइल। तो वो जो आप काट कर लिए उसको सॉइल के अंदर लगा देने हैं। A node is a part of the stem branch at which a leaf arises. तो एक नोड किसको कहते हैं? नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच। नोड जो है स्टेम और ब्रांच का एक पार्ट है जहां से लीफ ग्रो करता है। जैसे कि ये मान लो स्टेम है, यहां से लीव्स ग्रो कर रहा है, राइट? तो ये जो है ये नोड है। ओके, इस पोजीशन से ग्रो कर रहे हैं, तो ये नोड है। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो जब आप इस डाली को लगा दिए हैं, आपको बोला गया था एक डाली काट के जमीन पे लगाने के लिए, तो आपने इस तरह से लगा दी। एक रोज प्लांट का मान लेते हैं, लगाने के बाद इसको रेगुलरली आपको पानी देने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और इसका ग्रोथ जो है उसको ऑब्जर्व करने हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन for roots to come out and new leaves to arise। तो इसको ऑब्जर्व करते रहिए कि उसका रूट्स कब बाहर आते हैं, वो दिन आप काउंट करते रहिए। उसका नया लीव्स, पत्ता कब निकालता है उसमें से, ये देखना है आपको। ट्राई टू सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह आप मनी प्लांट का जो लीव्स है उसको भी एक पानी भरा हुआ जार के अंदर रख के उसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो फ्लावर बर्ड्स जो है वो आप फ्लावर में डेवलप होते हुए देखे होंगे। फ्लावर बर्ड किस तरह होता है? इस तरह होता है फ्लावर बर्ड। ओके, और फिर ये धीरे धीरे ग्रो होते होते एक फ्लावर बन जाता है। ओके, तो ये है बाल और यही ग्रो के बाद में फ्लावर बनता है। Apart from flower buds, there are buds in the axil point of attachment of the leaf at the node। तो फ्लावर बर्ड्स के अलावा, ये तो फ्लावर बर्ड्स है, लेकिन फ्लावर बर्ड्स के अलावा भी एक बर्ड्स होता है प्लांट में। कहाँ पे? एक्सिल में। एक्सिल किसको कहते हैं? ये जो पॉइंट है जहां पे ये लीव्स ग्रो हो रहा है, यहां से अगर ये लीव्स ग्रो होता है तो ये जो पॉइंट है इसको एक्सिल कहा जाता है। ओके, ये जो पॉइंट है यहां से भी आपको बात देखने को मिलता है इस तरह से। ओके, ऑफ लीव्स व्हिच डेवलप इनटू शूट्स। तो ये जो है ये शूट्स में ग्रो होता है, डेवलप होता है। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स होता है इसको वेजिटेटिव बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड व्हिच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट।
तो एक बर्ड जो होता है उसमें क्या रहता है, एक छोटा सा स्टेम रहता है और जिस स्टेम से चारों तरफ से, स्टेम के चारों तरफ से लीव्स, इमैच्योर लीव्स उसको घेरे हुए रहता है। ओके, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो ये वेजिटेटिव बर्ड्स जो होता है ये भी न्यू प्लांट्स का जन्म दे सकता है, जैसे कि पोटैटो में होता है वेजिटेटिव बर्ड से। ओके, एक्टिविटी 12.2 देखो, टेक अ फ्रेश पोटैटो, एक फ्रेश पोटैटो आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इसको अच्छे से, इसका स्कैर्स जो होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। यू मे फाइंड बर्ड्स इन देम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको बर्ड्स देखने को मिलेगा। पोटैटो अगर ज्यादा दिन तक घर पे रहे तो उसमें से व्हाइट व्हाइट निकलता है, वही बर्ड्स है। ओके, दिस स्कैर्स आर आल्सो कॉल्ड आईज, तो ये जो स्कैर्स है इसको आईज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आई, आंख। काट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस, अब वो जो पोटैटो है, पोटैटो के अगर 4-5 जगह से वो बर्ड्स निकला है तो आप 4-5 टुकड़ा कर सकते हो बर्ड्स को बीच में रख के। ओके, छोटा छोटा पोर्शन में उसको काट कर सकते हैं। ईच विद एन आई एंड ब्यूर देम इन द सॉइल, तो आपको क्या करना है, पोटैटो का जितना बर्ड्स है वो बर्ड्स को बीच में रख के आपको काट करने हैं, बर्ड्स रहे हर पीस में, और उसको जमीन के अंदर लगा देने हैं। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, तो उसको कुछ दिन तक आपको ऑब्जर्व करने हैं, देखने हैं ध्यान से, और पानी भी उसमें रेगुलरली देना है और उसके ग्रोथ को अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं। ओके, व्हाट डू यू फाइंड, अब क्या देख रहे हो। लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक, तो इसी तरह पोटैटो का ग्रोथ जिस तरह से आप कर रहे हो इस तरह से आप जिंजर और गार्लिक का भी टर्मरिक का भी ग्रोथ आप करा सकते हैं। ब्रायोफिलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स, तो ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स में होता है ये बात। ओके, पोटैटो में जो बर्ड्स होता है इस तरह की बर्ड्स लीव्स में होता है। If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bark can give rise to a new plant. तो इस ब्रायोफिलम की लीव्स अगर कहीं पे मॉइस्चर जमीन पे अगर गिरता है तो वहां से उसका हर एक बार से एक नया नया प्लांट्स का जन्म होता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स का रूट से भी नया प्लांट्स जन्म ले सकता है। स्वीट पोटैटो एंड डालिया आर एग्जांपल्स, तो रूट से जन्म लेने वाला प्लांट अगर आपको चाहिए तो स्वीट पोटैटो भी होता है और डालिया भी जन्म लेता है रूट से। ओके, प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड, तो कैक्टी जो प्लांट होता है उसका बॉडी का पार्ट्स जब डिटैच हो जाता है बॉडी से तो उससे नया प्लांट जन्म ले लेता है। ओके, फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, तो मेन प्लांट बॉडी से उसका जो भी बॉडी पार्ट्स डिटैच हो जा रहा है उसी से एक नया प्लांट्स का जन्म हो रहा है। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो हर एक डिटैच्ड पार्ट जो गिर जाता है बॉडी से, मेन बॉडी से अलग हो जाता है, वही एक नया प्लांट का जन्म देता है। बोजो वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो बोजो ये जानना चाह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई एडवांटेज भी है क्या। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर आप प्लांट्स का ग्रोथ कराते हो तो आप काफी पहले ग्रोथ करा सकते हो प्लांट्स का। ओके, और इसमें सीड फ्रूट्स जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट के अकॉर्डिंग। The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अगर आप कोई प्लांट्स का जन्म दे रहे हो, ओके, तो उसमें जो मदर प्लांट है एग्जैक्ट उसका कॉपी होता है क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से ही ये प्लांट ग्रो होता है, तो इसलिए इसमें कोई एरर नहीं आता। ओके, लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इस चैप्टर के लास्ट तक हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों प्लांट्स का कैरेक्टर रहता है, न्यू प्लांट जो जन्म लेता है उसमें। ओके, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स जो है वो सीड प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
नेक्स्ट है बर्डिंग। You have already learned about the teeny organisms like yeast can be seen only under a microscope. तो teeny organisms इसके बारे में आप सुने होंगे। तो ये अगर हमें देखना हो तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम लोग इसको देख सकते हैं। This grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. तो ये जो yeast होता है, इसको अगर sufficient nutrition मिला इसको ग्रोथ के लिए, तो ये हर एक घंटे में काफी ग्रोथ होता है और काफी नया ईस्ट का जन्म हो जाता है। रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ईस्ट जो है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो चलो अब देखते हैं कि ये ईस्ट जो होता है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। यहाँ पे एक्टिविटी 12.3 आपको करना है, तो टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में ही आपको करने हैं। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और केमिस्ट शॉप। तो आपको एक ईस्ट केक या ईस्ट पाउडर आपको लेने हैं बेकरी और केमिस्ट शॉप से। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। तो एक पिंच ईस्ट आपको लेना है और कंटेनर में जिसमें वाटर है उसके अंदर डाल देना है। ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक द डिसॉल्व इट। शेक टू डिसॉल्व इट। तो उस पानी में जिसमें ईस्ट आप मिलाए हैं उसमें थोड़ा सा शुगर भी मिलाना है और उसको अच्छे से शेक करना है ताकि वो शुगर जो है पानी में अच्छे से मिल जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। तो इसके बाद इसको रूम में जिस जगह पे थोड़ा गर्म हो ऐसी जगह पे रखने हैं। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो एक घंटे बाद वहां से थोड़ा सा वाटर निकाल के एक ग्लास स्लाइड के ऊपर लेके माइक्रोस्कोप में देखना है। What do you observe? क्या देखोगे आप? You may see the formation of new yeast cells. तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो शायद आपको दिखाई देगा न्यू ईस्ट सेल ग्रोथ उसमें हो रहा है वो। The small bulb-like projection coming out from yeast cell is called a bud. तो जो bulb-like projection बाहर आते हुए आपको दिखेगा कैसा होता है कि ईस्ट मान लो इस तरह की है, तो इसके साइड से इस तरह से इसमें आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो है इसको बाड कहा जाता है। ओके, ये जो है ये बाड कहा जाता है इसको। द बाड ग्रेजुअली ग्रोस एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। तो ये जब ग्रो होते रहेगा और पेरेंट सेल से अलग होते रहेगा। ओके, एक एक ग्रो होगा और अलग होते जाएगा एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। और ये अलग होकर एक न्यू ईस्ट सेल बन जाएगा। The new yeast cells grow, matures and produce more yeast cells. तो जो ग्रोथ हो रहा है इससे डिटैच हो जा रहा है, फिर वो ग्रो होने लग रहा है, फिर मैच्योर होकर डिटैच हो जा रहा है। ओके, तो इस तरह से ये ग्रोथ होते रहता है और मैच्योर होकर डिटैच होते रहता है पेरेंट सेल से। Sometimes another bud arises from the bud forming a chain of buds. तो कभी-कभार इस तरह की चेन बन जाता है buds का। ओके, If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. तो ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो तो आप समझ सकते हो कि कितने शॉर्ट टाइम में कितने सारे ईस्ट सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। Is it clear? Next, fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds. पॉन्ड में आप पतला ग्रीन पैचेस पड़ जाता है, आप देखे होंगे। और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, जहाँ पे पानी रुका हुआ हो, चाहे अब पॉन्ड हो कोई लेक हो, इस तरह की जो जहाँ पे पानी स्थिर हो, इस जगह पे आप ग्रीन पैचेस जो है पानी के ऊपर एक लेयर आप देखे होंगे। These are the algae. ये जो ग्रीन पैचेस है algae के नाम से जाना जाता है। ओके, when water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. तो जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहता है उस टाइम ये एल्गाई जो है ये रैपिडली इसका ग्रोथ होता है। किस प्रोसेस से? फ्रेगमेंटेशन से। ओके, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे ये रैपिडली मल्टीप्लाई होते रहता है, नंबर ऑफ एल्गाई जो है बढ़ते रहता है। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. तो इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि ये एक एल्गा है। ओके, तो ये यहां से टूट जाएगा, टूट जाने के बाद 2 पार्ट में बट गया। अब ये दोनों पार्ट क्या होगा कि
कि पूरी तरह से ग्रोथ कर लेगा अपना। ये मान लो ये वाला है तो पूरा अपना ग्रोथ करवा लेगा, ये जो है ये भी पूरा ग्रोथ अपना करवा लेता है, खुद से ग्रो कर जाता है। तो ये प्रोसेस होता है इसका। ओके, दिस फ्रेगमेंट्स ऑफ पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हो गया, दो अलग अलग पार्ट में टूट गया, टूटने के बाद ये ग्रो हो गया, पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये प्रोसेस जो है ये भी कंटिन्यू होते रहता है और शॉर्ट टाइम में पूरा पॉन्ड को, पूरा एरिया को घेर लेता है। नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। Sorry. In chapter 1, you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. तो चैप्टर 1 में आप पढ़े होंगे कि फंगी जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू उसका ग्रोथ होता है। ब्रेड कहीं पे रखा हुआ होता है तो उसमें फंगी दिखाई देता है अचानक से, राइट? रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द cotton like mesh on the bread. When spores are released, they keep floating in the air. तो ये जो स्पोर्स होता है, एक्चुअली स्पोर्स क्या होता है कि एयर में फ्लोट करते रहता है, ओके, तैरते रहता है। As they are very light, they can cover long distances. तो स्पोर्स जो होता है ये काफी हल्का होता है, इसलिए ये बहुत लंबा एरिया कवर कर लेता है, यानी कि हवा में तैरते हुए काफी दूर तक चला जाता है। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ये जो स्पोर्स होता है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ओके। ईच स्पोर्स कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो ये जो स्पोर्स होता है, हर एक स्पोर्स के बाहर से एक आउटर कवरिंग रहता है, हार्ड आउटर कवरिंग रहता है, ओके, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। उस स्पोर्स को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? कभी हाई टेम्परेचर हो या लो ह्यूमिडिटी हो, तो इस तरह की सिचुएशन से वो उस स्पोर्स को बचाता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रोटेक्टिव कोट के कारण ये काफी लंबा समय तक सर्वाइव कर सकता है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस a spore germinates and develops into a new individual. तो जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिला, प्रॉपर कंडीशन मिला, तो उस टाइम ये क्या करता है? जर्मिनेट हो जाता है स्पोर्स और एक न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म देता है। Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores. तो ये जो प्लांट मॉस और फर्न्स जो है, इस तरह के प्लांट्स जो है ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, ओके। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। फ्लावर जो है वो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी आप जानते हैं। Stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. तो stamens जो है फिगर में देखिए stamens, तो stamens जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और pistil जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे भी एक एक्टिविटी आपको दिया गया है, एक्टिविटी 12.4। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज और पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आपको एक फ्लावर लेने के लिए बोला गया है, ये तीनों फ्लावर में से कोई भी एक फ्लावर ले लीजिए, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको सेपरेट करने के लिए बोला गया है। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल। तो उसमें जो स्टेमन और पिस्टिल है उसके वेरियस पार्ट्स, अलग अलग जो पार्ट्स है उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए बोला गया है, ओके। फ्लावर्स व्हिच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जिस फ्लावर के पास या तो पिस्टिल रहेगा नहीं तो स्टेमन्स रहेगा, ये दोनों में से अगर कोई एक रहा तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओके। फ्लावर्स व्हिच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और जिस फ्लावर के पास दोनों रहेगा, स्टेमन्स भी रहेगा और पिस्टिल भी रहेगा, दोनों जिस फ्लावर्स के पास रहेगा उसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ओके।
कॉर्न, पपैया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो जो कॉर्न होता है, पपैया होता है, कुकुम्बर होता है, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसमें कोई एक रहता है, या तो स्टिग्मन रहता है या फिर पिस्टिल रहता है, दोनों में से कोई एक, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा। तो इस तरह के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। और मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो मस्टर्ड, रोज, ये सारे जो फ्लावर होते हैं इसके पास दोनों रहता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रहता है। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है जिसमें मेल या तो मेल पार्ट रहता है या फिर फीमेल पार्ट रहता है, तो कई कई प्लांट में क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दोनों तरह के होता है, यानी कि किसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक ही प्लांट में दो अलग अलग तरह के फ्लावर भी रह सकता है। ओके, या फिर डिफरेंट प्लांट्स में रहता है। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन? एक स्टेमन का एंथर और फिलामेंट जो है, क्या इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली फिगर को आप अच्छे से देखिए तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिगर 12.9 का ए देखिए, उसमें एंथर और फिलामेंट अच्छे से बताया गया है स्टेमन का। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स व्हिच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो इसमें जो एंथर होता है, एंथर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। ओके, पोलन ग्रेन्स जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है एंथर का। A pistil consists of stigma, style and ovary। और एक पिस्टिल जो होता है उसमें स्टिग्मा रहता है, उसमें स्टाइल रहता है और उसमें ओवरी रहता है। ओके, ओवरी contains one or more ovules। और जो ओवरी होता है उसमें एक या एक से अधिक ओव्यूल्स रहता है। The female gamete or the egg is formed in an ovule। तो ये जो फीमेल गैमेट होता है वो ओव्यूल में प्रोड्यूस होता है। ओके, तो मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है? मेल गैमेट एंथर में प्रोड्यूस होता है, और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ओव्यूल में। ध्यान में रखना। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये जो मेल गैमेट है यानी कि एंथर जो है और फीमेल गैमेट जहां पे प्रोड्यूस होता है, कहां पे? ओव्यूल में। तो ये दोनों का जो गैमेट प्रोड्यूस होता है, ये गैमेट एक साथ फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ओके, बोजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो अब बोजो ये जानना चाह रहा है कि मेल गैमेट जो है, पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेट, ये कहां किस तरह से फीमेल गैमेट प्रेजेंट जो रहता है ओव्यूल में वहां तक पहुंचता है। फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट को पहुंचना जरूरी है, तभी तो वो फ्यूज होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो बोजो ये जानना चाह रहा है कि किस तरह से पहुंचता होगा। तो पहुंचता कैसे? बाय पॉलिनेशन। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टॉप प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो पोलन ग्रेन जो होता है उसमें एक टॉप प्रोटेक्टिव कोट रहता है जो कि उसको ड्राई होने से बचाता है। ओके, सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। तो पोलन ग्रेन जो है वो काफी हल्का होता है, हल्का होने के कारण पोलन ग्रेन हवा से या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकता है। बोजो wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant. Is it to attract insect? तो बोजो ये जानना चाह रहा है कि फ्लावर जो है वो बेसिकली इतना कलरफुल क्यों होता है? क्या वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है? देखो, इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। इंसेक्ट जो है वो फ्लावर्स में विजिट करता है और पोलन ग्रेन्स को वो क्या करता है? कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। कुछ पोलन जो होता है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है। ओके, जो कि सेम काइंड ऑफ फ्लावर होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो जो ट्रांसफर होता है पोलन कहां से? एंथर से कहां तक? स्टिग्मा तक, उसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं।
एंथर में जो पोलन रहता है वो स्टिग्मा तक जो उसका जर्नी है, स्टिग्मा तक पहुंचना, उसको हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ओके, इफ द पोलन लैंड्स on the stigma of the same flower or anther another flower of the same plant it is called self pollination। अगर पोलन जो है वो स्टिग्मा पे पहुंच रहा है अगर एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट का दूसरा फ्लावर में, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि एक ही प्लांट में हो सकते हैं दोनों तरह के फ्लावर हो, मेल गैमेट वाला फ्लावर भी हो और फीमेल गैमेट वाला फ्लावर भी हो, तो उस केसेस में जब पॉलिनेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen of flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination। तो अगर सेम प्लांट में हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन यहाँ पे एक मेल पार्ट है, फ्लावर है, और दूसरे जगह पे एक दूसरा प्लांट है जिसमें फीमेल गैमेट हो, तो यहां से अगर पोलन ले जाके उसमें पहुंचता है पोलन, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन। द सेल व्हिच results after fusion of the gametes is called a zygote। तो फ्यूजन होने के बाद जो सेल फॉर्म होता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ओके, the process of fusion of a male and female gametes is called fertilization। तो ये जो प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने का, इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। The zygote develops into an embryo। ये जाइगोट जो होता है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप्स हो जाता है धीरे धीरे। ओके, सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे fruits and seed formation। After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off। तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद धीरे 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 उसका जो ओवरी होता है वो ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ओके, ग्रो होते होते फ्रूट में डेवलप होता है, और जो अदर पार्ट होता है फ्लावर का वो धीरे धीरे गिर जाता है। द फ्रूट इज द ripened ovary। तो फ्रूट जो होता है वो पका हुआ ओवरी होता है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। द सीड contains an embryo enclosed in a protective seed coat। तो वो जो सीड होता है उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है। ओके, some fruits are fleshy and juicy such as mango and orange। तो कुछ फ्रूट्स जो होता है काफी जूसी होता है, उसमें जूस रहता है, जैसे कि ऑरेंज में आप देखोगे, मैंगो में देखोगे। Some fruits are hard like almonds and walnuts। और कुछ फ्रूट्स काफी हार्ड भी होता है, आलमंड, वॉलनट्स, ये कितना हार्ड होता है, इस तरह की भी होता है। नेक्स्ट सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल जो है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। नेचर में आप देखोगे प्रकृति में क्या होता है कि एक ही जैसा प्लांट अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है। दिस हैपेंस बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सीड जो है वो डिस्पर्स होके दूसरे जगह में चला जाता है। अब ये डिस्पर्स होता कैसे है? Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of fruits sticking to your clothes। तो कभी आप फॉरेस्ट में, पार्क में घूमने जाओगे तो देखोगे कुछ प्लांट्स का सीड वगैरह हो सकता है आपके क्लॉथ्स में, कपड़े में लगा हुआ हो। Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? क्या आपने कभी ध्यान से देखे कि किस तरह से आपके कपड़े में चिपकता है? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? अगर एक ही प्लांट का, मान लो एक मैंगो प्लांट है, उससे सारे सीड एक ही जगह पे सारे सीड जो है वो सारे नीचे ही गिर गए, तो क्या होगा? There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space। तो
तो एक ही जगह अगर सारे सीड गिरता है तो सारे सीड जर्मिनेट होगा, ग्रोथ होगा सारे सीड का, तो उसको फूड की कमी होगा, सनलाइट की कमी होगा, वाटर की कमी होगा, इनफैक्ट स्पेस जो जगह है उस जगह को लेके भी लड़ाई होगा, कंपटीशन होगा, राइट। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो इससे क्या होगा कि वो सीड जो ग्रो होगा वो हेल्दी नहीं होगा, ओके। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। तो प्लांट जो है उसको काफी फायदा होता है सीड डिस्पर्जल की वजह से। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये डिस्पर्जल होने से क्या होता है कि आपस में लड़ाई होने से बचता है, यानी कि ना पानी को लेकर लड़ाई होता है आपस में, ना सनलाइट को लेकर, ना स्पेस को लेकर लड़ाई होता है, ओके। इट्स आल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके साथ साथ वो प्लांट्स जो है वो दूसरे जगह पे अगर चला गया तो दूसरे जगह का जो हैबिटेट है उसको भी वो उसके साथ भी वो खुद को मैच करा लेता है, ओके, सर्वाइव कर जाता है। Seeds and fruits of plants are carried away by wind, water and animals. तो ये जो seed dispersal होता कैसे? ये wind से होता है, water से होता है और animals के कारण भी होता है। Wind seed such as those of drumstick and maple. फिगर A and B देखो, ये जो दो तरह के seed है, they are light seeds of grasses or hairy seed of egg and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. तो इस तरह की जो सीड होता है, एक तो लाइट होता है, ऊपर से इसमें विंग भी होता है और ये थोड़ा सा भी हवा आता है तो ये उड़ के काफी दूर तक चला जाता है, ओके। Some seeds are dispersed by water. कुछ सीड जो होता है वो वाटर से डिस्पर्स होता है। इस तरह से this fruit or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. तो इस तरह की सीड में क्या होता है, बेसिकली फ्लोटिंग एबिलिटी रहता है इस सीड के पास, यानी कि काफी फाइबरियस होगा, आउटर कवरिंग और स्पॉन्जी होगा। जैसे कि कोकोनट का आप देखते हैं फाइबर रहता है बाहर से, उसको पानी के ऊपर आप छोड़ दो तो वो डूबता नहीं है, राइट, तैरता है। Some seeds are dispersed by animals. तो कोकोनट का जो सीड होता है, जो फ्रूट होता है, वो अगर गिरता है कोकोनट पानी में तो वो तैरता है, तैरते हुए वो काफी दूर में चला जाएगा, जाके वहां पे जहाँ पे उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा तो वहां पे वो जर्मिनेट होके एक नया कोकोनट प्लांट में ग्रो होगा, ओके। Some seeds are dispersed by animals. कुछ सीड जो है वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है, स्पेशली स्पिनी सीड्स with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. तो कुछ सीड जो होता है उसपे स्पिनी सीड होता है, ओके, उसमें हुक रहता है, वो क्या होता है कि एनिमल के बॉडी में चिपक जाता है और काफी दूर तक जाके वो गिरता है। एग्जांपल्स आर एक्सेंथियम, ओके, एक्सेंथियम एक इस तरह की है, यूरेना इस तरह की सीड जो है उसमें हुक जैसा रहता है, वो प्लांट बॉडी में चिपक जाता है या क्लॉथ्स में हमारे चिपक जाता है, फिर दूसरी जगह पे जहाँ देखते हैं हम लोग उसको फेंक देते हैं निकाल के, या अपने आप गिर जाता है और वहीं पे वो प्लांट फिर से ग्रो होने लगता है। Some seeds are dispersed when the fruits burst with sudden jerks. तो कुछ सीड होता है कि ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, ओके, एक सडन जर्क से वो फट जाता है, तो फट जाता है तो उस टाइम वो फोर्स क्रिएट होता है, काफी दूर में जाके वो सीड गिरता है। The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in the case of castor and balsam. Okay, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होता है कैस्टर प्लांट में और balsam प्लांट में, ओके। तो इसमें क्या होता है कि सीड जो है वो ब्रस्ट होता है और काफी दूर में जाके गिरता है। क्लियर? ओके, so the chapter is completed. Chapter 12, I think you have understood very well, but in case you have any doubt you can ask me through WhatsApp, through calling. Now you have to write down the hard words of this chapter and its meaning, and you have to write down the keywords also, okay. So complete your classwork and let me know. For now, bye, have a good day.